हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति। और ये क्लास नंबर 3 है, जो सीईटी, एलडीसी, बीएसटीसी, लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वनपाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और आज हम देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। तो शुरू करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो ये सभी विद्यार्थियों को क्लास को शेयर जरूर करना। हर्षवर्धन की मृत्यु 647। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भारत की राजनीतिक एकता गुप्तों के समय स्थापित हुई थी वो क्या होने लगी? पुनः समाप्त होने लगी थी। उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। तो उत्तरी भारत में क्या हुई? अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्ष थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है, इसलिए इसे राजपूत काल कहा जाता है। तो जो भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास है उसे क्या कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय राजपूत वंशों का इतिहास रहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। तो स्मिथ ने राजपूत युग का समय बताया 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक को। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। राजपूत कौन थे, इस बारे में किसी भी विद्वान का एक मत पूरी तरह सर्वमान्य नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री फैनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ये बात कही। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। यह भी सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ के रूप में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द, क्षत्रियों के लिए कौन सा शब्द? राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या में। तो आर्यों को, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है राजपूतों को? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य। कौन? सीवी वैद्य और गौरीशंकर हीराचंद ओझा
राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और शिव वैद्य राजपूतों क्या मानते हैं? भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। उन्होंने यह तर्क बताए। फिर अग्निकुंड से उत्पन्न, राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया? तो चंद्रबरदाई, जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। तो चंद्रबरदाई किसका? अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। किससे बताई है? अग्निकुंड से। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। कितने योद्धा? वशिष्ठ मुनि ने। किसने? वशिष्ठ मुनि ने 3 योद्धा उत्पन्न किए। किसे? यज्ञ कुंड से, जो परमार, चालुक्य, प्रत्यार कहलाए। क्या कहलाए? परमार, चालुक्य और प्रत्यार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने 4था योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से क्या था? ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से की गई थी। किसके अनुसार? चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मुनि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से की गई थी। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, यूची आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, या और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। फिर ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। किससे? राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर। किसने? सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई थी। तो सबसे पहले किसने? D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई? नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने बिजोले शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो बिजोले शिलालेख में वासुदेव चौहान थे, उसके उत्तराधिकारी कौन थे? सामंत को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भंडारकर के अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कौन? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गोहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। तो गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलोतों को किसका? नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा, कौन? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गोहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। तो महाराणा कुंभा ने भी जयदेव की गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गोहिलोत क्या है? नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। किंतु कुछ इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों
का गोत्र अपना लेते हैं। इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। राजपूतों को विदेशियों की संतान मानने वाले इतिहासकार। राजपूतों को किसकी? विदेशियों की संतान मानने वाले इतिहासकार थे। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड, जो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज बताया। किसे? शक और सीथियन जाति के वंशज बताया है। टोड ने अग्निकुंड की कहानी, कर्नल जेम्स टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय रूप वर्ण में ले लिया गया। कर्नल जेम्स टोड का मानना था कि जो विदेशी जातियाँ थी वो 6वीं शताब्दी में, कौन सी जातियाँ? विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी, भारत में आक्रमणकारी के रूप में आई और इन्होंने विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन गए तो अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लिया गया था। टोड राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया। टोड ने किसे? राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों की रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि V.A. स्मिथ ने लिखा है कि इसने V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। तो डॉक्टर V.A. स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया? हूणों की संतान बताया। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये जानकारी आगे से आगे शेयर होती रहे और हमारे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते के लाएंगे। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। राजपूतों ने स्वयं को क्या नहीं बताया? कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। किसे बताते हैं? सूर्य और चंद्रमा से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों के शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है और ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज ही स्वीकार करते हैं। तो अधिकांश विद्वान राजपूतों किसे? भारतीय आर्यों से ही, किसे? भारतीय आर्यों के वंशज ही स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हैं। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है। किसने? डॉक्टर कानूनगो। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती।
उनकी सूर्य अथवा चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी यह सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, तो वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।